नाज़रीन, आज पाकिस्तान में प्रोग्राम के हवाले से आज हम पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी आए हैं और यहाँ पर आके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हुकूमत पंजाब ने एक ऐसा काम किया है जिसमें ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए वो एजेंसी कायम की है। यहाँ पर ना सिर्फ DNA टेस्ट किए जाते हैं बल्कि किसी जगह पर भी अगर कोई ब्लास्ट हो जाता है तो उस हवाले से भी फौरी तौर पर हमें 48 घंटे के अंदर अंदर तमाम रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। तो आए नाज़रीन, चलते हैं और चल के बात करते हैं यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उनसे, जो डायरेक्टर जनरल हैं उनसे बात करते हैं और दीगर साइंटिस्ट हज़रात से। आए नाज़रीन, चलें और उनसे बात। मैं इस वक्त पॉलीग्राफ सेक्शन में मौजूद हूँ। बेसिकली ये जो सेक्शन है इसका काम ये है कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनका झूठ पकड़ा जा सके। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस सेक्शन के इंचार्ज आबद अयूब। आबद साहब, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसमें आप झूठ पकड़ने के लिए किस तरीके से आप झूठ पकड़ लेते हैं? इससे सबसे पहले तो हमें जो आईओ होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो हमें ब्रीफ देगा। उसके बाद हम सस्पेक्ट जो होता है उसका हम एक इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू के बाद उसका एक टेस्ट होता है। ये दो चीज़ें होती हैं। इंटरव्यू में हमें उसके वर्बल कंटेंट और नॉन वर्बल कंटेंट को फोकस किया जाता है। उसके बाद फिर हम उसके अटैचमेंट लगाते हैं, एक फिजिकल उसका डाटा हम कलेक्ट करते हैं और उसको हम स्कोर करते हैं। स्कोर करने के बाद हम बता रहे होते हैं कि एक बता सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वो कैसे पता चलता है आपको सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बंदे ने उन क्वेश्चंस को हाँ में और ना में जवाब देना है। जी। जब बंदा हाँ में और ना में जवाब देता है तो उसके ऊपर खास किस्म के रिएक्शन आते हैं। वो रिएक्शन हमें नजर आ रहे होते हैं कंप्यूटर के लैपटॉप के ऊपर। अच्छा, लैपटॉप की जिस तरह ECG हो रही होती है, टाइप, बिल्कुल ऐसी चीज होती है, वो सामने नजर आ रही होती है। बंदा जब झूठ बोल रहा होता है और जब सच बोल रहा होता है, दोनों में नुमाया तौर पर आपको फर्क नजर आ रहा होता है उसके ऊपर। इसका मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट के लगने के बाद आपको झूठ नहीं बोल सकेगा, वो झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, हर किस्म का झूठ पकड़ लेते हैं? बिल्कुल, जो फिजिकल एक्ट हो उसके ऊपर बंदा झूठ बोले तो हम बता देते हैं कि बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अच्छा, ये जो जिस तरीके से आप झूठ पकड़ते हैं, यही चीज़ जो है मुख्तलिफ थानों में या मुख्तलिफ और जगह पे क्यों नहीं यूटिलाइज हो रही? वहाँ पर अक्सर जो है मुजरम जो है वो झूठ बोल रहा होता है। हर मुजरम को तो आपके पास नहीं भेजा जाता। हमारे पास तकरीबन हर केस के जो मुजरिम है वो यहाँ पे आते हैं और हम टेस्ट करके बता रहे होते हैं कि उनकी रिपोर्ट्स जारी होती हैं कि ये बंदा सच बोल रहा है इस इशू के ऊपर या जिस क्राइम। अमूमन एक माह में कितने मुजरम आते हैं? ये डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 50-60 तक आ ही जाते हैं हमारे पास डेली। 3-4 लोगों की पॉलीग्राफ हम कर रहे होते हैं। तो उनमें से कितने लोग झूठ बोल रहे होते हैं? परसेंटेज अगर कहें तो पाकिस्तान में हमारे पास मेजॉरिटी जो सच्ची होती, जो यानी आप ये कहें कि फाल्स वो अक्यूज होते हैं, वो उस केस में वो मुजरिम नहीं होते, लेकिन पुलिस ने उनको इन्वेस्टिगेशन में रखा होता है और हमारे पास आते हैं, हम उनका टेस्ट करके बताते हैं। तो आपकी बात मान लेते हैं पुलिस वाले? हम रिपोर्ट इशू करते हैं, जुबानी कलामी नहीं होता। जिस तरह जिस तरह पुलिस ने उसको मुजरिम करार दिया, आपने उसका मुआयना किया, मुआयने में पता चल गया कि ये सच बोल रहा है, ये मुजरिम नहीं है, तो जब आप वो रिपोर्ट देते हैं तो उस रिपोर्ट को अदालत और क्या पुलिस का इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो मानता है? जी बिल्कुल मानते हैं। इसका मतलब है कि जो मुजरम नहीं है वो बाआसानी, इससे ये होगा कि वो बाआसानी जो है ना वो बरी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। अभी एक रीसेंट केस था लाहौर का, शायद मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा आया होगा। हमारे कोलीग हैं, उन्होंने इस टेस्ट को किया था। उसमें एक बच्चे को मर्डर करने के बाद मस्जिद के अंदर हैंग कर दिया गया था। जी। उस केस के अंदर इनिशियली जो लोग लेके आए थे, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पुलिस की ये बता रही थी कि ये 4 लोग हैं, इन्होंने मर्डर किया है। बल्कि उनमें से एक बंदा कन्फेस कर रहा था। वो ये कहता था कि मैंने इसको सोडोमाइज भी किया और इसको मर्डर भी किया है। हमारे पास जब आया, हमने उसको टेस्ट किया और हमने बताया कि इनमें से 4 बंदों में से कोई बंदा भी नहीं है, इंक्लूडिंग वो बंदा जो कन्फेस कर रहा था। ओके, बाद में जिसने इकरार कर लिया वो भी मुजरिम नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसको मुजरिम करार दे चुकी थी। बाद में एक और बंदा उस केस में आया और वो DNA के जरिए प्लस इधर से फिर उसके बाद वो वेरीफाई हो गया कि मर्डरर वो बंदा है जो बाद में आया था, उसके DNA और बहुत सारी चीजें दूसरी। आबद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा नाज़रीन कि हमने इस वक्त पॉलीग्राफ सेक्शन में डॉक्टर आबद से बात की और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। मैं इस वक्त DNA सेक्शन में खड़ा हूँ और डॉक्टर जवार मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा अहम किरदार है DNA सेक्शन का। आजकल ख़ास तौर पर बहुत सारे मामलात, ख़ानदानी झगड़े पड़ जाते हैं, तो आप DNA सेक्शन का फंक्शन क्या है और किस तरीके से बाज़ लोग जो औलाद को मानने से इनकार कर देते हैं उसको किस तरीके से आप डिटेक्ट करते हैं और मुख्तलिफ दूसरे जराइम में DNA टेस्ट क्या अहमियत रखता है? सबसे पहले तो ये है कि आपका जो क्वेश्चन है कि जो औलाद को मानने से इनकार कर देते हैं, या दूसरी लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में अगर विक्टिम जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके नतीजे में जो
जो बच्चा पैदा होता है उसके फादर की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम डीएनए एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। डीएनए जो है हर इंसान का वो अपने माँ और बाप से हम इनहेरिट करते हैं। आधा जो डीएनए है वो अपनी माँ से इनहेरिट करते हैं, आधा अपने बाप से करते हैं। तो जब भी कोई बच्चा जो है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है कि ये इसके बाप का पता किया जाए, तो उसकी डीएनए प्रोफाइल में से हर जगह पे एक अलील उसके बाप का होना ज़रूरी है। अगर तमाम जगहों पे उस बाप का एक एक अलील मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि ये बंदा इस बच्चे का बाप होने की बात से इनकार नहीं कर सकता, ये बायोलॉजिकल फादर है इस बच्चे का। इसी तरह से जो दूसरे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं जिसमें सोडोमी के केसेस हैं या रेप के केसेस हैं, उसमें भी जो सीमन की आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद सीमन किस बंदे का है उसकी आइडेंटिटी के लिए डीएनए डिपार्टमेंट जो है अपना रोल अदा कर सकता है। दोनों का लेना पड़ता है, उसमें विक्टिम का भी और सस्पेक्ट का भी। अगर सस्पेक्ट का सीमन जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो उस जगह पे मौजूद था, उसकी विक्टिम की क्लोथिंग पे मौजूद था या उसकी बॉडी के किसी स्वैब से मौजूद था, किसी हिस्से पे मौजूद था, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बंदे ने सेक्सुअल असॉल्ट जो है किया है या उसके शवाहद मिले हैं, डीएनए के शवाहद मिले हैं कि इसका डीएनए फलां जगह पे मौजूद था, जो कि इस चीज़ को साबित करने के लिए ज़रूरी है कि इस बंदे के साथ जो है वो असॉल्ट हुआ है। डॉक्टर ज़ुबार साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। मैं इस वक्त टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन में खड़ा हूँ और मेरे साथ डॉक्टर हुमैरा शफ़ी हैं। इनसे पूछते हैं, मैडम ये बताइए टॉक्सिकोलॉजी जो आपका सेक्शन है इसका क्या फंक्शन है और किस तरीके से आप जहर और दूसरी चीज़ों का जो है वो मुआवजा करते हैं? ये टॉक्सिकोलॉजी में पोस्टमार्टम के सैंपल्स आते हैं हमारे पास, जिसमें ये बताना होता है कि क्या कोई जहर या कोई ड्रग मौजूद है या नहीं है, और अगर है तो क्या इसकी मिकदार इतनी है कि इसकी वजह से मौत वाक़या हो सके। इन्वेस्टिगेशन में इसकी बहुत अहमियत है क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे सिम्टम्स नहीं आ रहे होते कि जहर खिलाया गया है, लेकिन टेस्ट जब हम करते हैं तो वहाँ पे जहर निकल रहा होता है। तो कौन सी मशीनें ज़रा जी बिल्कुल, ये मशीन है और इस मशीन में आधे घंटे में आप 725 ड्रग्स या पॉइजन जो हैं उनको स्क्रीन कर सकते हैं और उनकी कंफर्मेशन ले सकते हैं। ये दो ही मशीन्स हैं, अमेरिका में है और यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आए चलते हैं हम दूसरे से। मैं इस वक्त मॉक क्राइम सीन एरिया में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेरे साथ डॉक्टर अमजद खड़े हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बेसिकली इस एरिया को बनाने का मकसद क्या है और यहाँ पर आप क्या करते हैं? हमारी टीम है जी, जिसे हम कहते हैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स। जी। तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स की ट्रेनिंग के लिए ये जगह बनाई गई है और इसमें जो है एक्चुअल सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि जैसे एक बाज़ार में कोई जुर्म होता है, बैंक में कोई डाका पड़ता है, जी। किसी दुकान पे आके कोई चीज़ें कोई चोरी का हो जाती है, तो वो पुलिस के पास आते हैं कि जी हमारी दुकान से ये लुट गया और ये चीज़ें जो है वो कोई बंदा डाकू आया था तो उसने ये चीज़ें ले ली हैं। तो इसीलिए आपने ये पान शॉप और वो दूसरी जो आपने बनाई। एग्जैक्टली। तो उसके लिए फिर जो है वो फिर जब हमारे पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद हमारे क्राइम सीन के लोग सीन पे जाते हैं, उसका मुआयना करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या उसका एक्चुअल सीन क्या है। जी कि अगर चीज़ें फ़र्ज़ किया किसी कैबिनेट में जैसे एक सामने पड़ी हुई हैं, लेट्स सपोज कि ये जिस तरह पान शॉप है, हाँ जी, अगर सामने तरीके से चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगर किसी ने पैसे आके उठाए तो उसने जो है वो चीज़ें जैसे सारी उठा दी हैं, तो उसे गिरा दी, उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए उसके ऊपर। अगर किसी ने दुकानदार ने कोशिश की है कि मैं इस बंदे को रोकूं तो उनमें लड़ाई हो गई है, तो एक दूसरे से हाथापाई हो गए, वो भी और उसका तो दोनों का जो है वो चांस से हो जाता है कि एक बंदे के जिस्म का हिस्सा, जो स्किन का हिस्सा दूसरे के हाथ पे हो जाए। जी। ठीक है, तो वो जो दुकानदार है वो तो अवेलेबल होगा, वो तो मौजूद होगा, जो डाकू तो भाग गया है, तो दुकानदार के हाथों से उसका इसका मतलब है कि अगर लड़ाई हो गई और लड़ाई होने के बाद जो है वो दुकानदार के उसके हाथ दुकानदार के जिस्म पे लगे, उसके कपड़ों पे लगे, तो वहाँ से आप उठा लेते हैं उससे, और जो चीज़ें उन्होंने टच की हों उनसे, और अगर लड़ाई हुई है तो उसके नाखनों से जो है वो अगर कोई ठीक ठाक क्रंच वगैरह, जी, तो वो लेके फिर उसका मुआयना करते हैं। ठीक है, फिर उसको जो है वो दूसरे लोगों से, विटनेस से पूछते हैं कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि जी इधर से बंदा एंटर हुआ है, उसने इधर से छलांग लगाई है, फिर उधर से उसके अगर उसके
जूती के पाँव के निशान हैं उधर बने हुए हैं, वो बना हुआ, फुटप्रिंट्स भी मिल जाते हैं, वो फुटप्रिंट्स भी मिल जाते हैं, फिर उन्हें उसका तजिया करते हैं। तो अगर वो बंदा पकड़ा जाए तो फिर उससे वही चीज़ें निकाल के उसे बरामद करा के तो उसका जब फिर आपस में मुआवजा, ये भी वही कॉन्सेप्ट वही है, नज़रिया वही है कि इसमें जो चीज़ें जो है वो ऑर्डर में नहीं पड़ी हुई हैं अपनी, और लगता है कि फ़लाँ बंदे ने वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की है, तो उन चीज़ों को उनका मुआयना करके उनके उससे आगे टेस्ट किए जाते हैं। आखिरी बात ये बता दीजिएगा कि क्या यहाँ पर आप बाकायदा तौर पे क्लास लेके वो तमाम लोग जो पुलिस के या दूसरे मुख्तलिफ शोबों के आते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं? बेसिकली बुनियादी तौर पे ये हमारे का मकसद क्या है? हमारे अपने जो क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए हमने ये बनाया है। ठीक है जी। लेकिन ट्रेनिंग जो है वो किसी को भी दी जा सकती है, वो पुलिस डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं बंदे, लेकिन ये कि ये बेसिकली क्राइम सीन, क्योंकि हम मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं क्राइम सीन की अटेंड करने के लिए, कि अगर लाहौर में कहीं डाके की वारदात हो गई है या कहीं चोरी की वारदात हो गई, कोई कत्ल की वारदात हो गई है, तो उस सीन पे वो जाते हैं तो उनको पहले से पता हो क्या करना है, क्या नहीं करना है। डॉक्टर अमजद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ मौजूद थे एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अमजद। तो अब आगे चलते हैं और आगे चल के मजीद आपको बताते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नासिर इकबाल, जो कि डायरेक्टर हैं फोरेंसिक के, और मैं उनसे बात करूंगा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये फोरेंसिक साइंस एजेंसी को कायम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है वो अपना क्या किरदार अदा कर रही है, इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं? इसको देखने के लिए पहले हमें थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जी। रॉयल गवर्नमेंट के दौर में सबसे पहली जो फोरेंसिक लैब सब कॉन्टिनेंटल में बनी थी वो 1905 में बर्डवर रोड पे कायम हुई थी, और उस वक्त यूके में कोई फोरेंसिक लैब नहीं थी। उसके बाद 1912 में कोलकाता में उन्होंने सीरोलॉजी लैब बनाई थी। जी। लेकिन उसकी वक्त के साथ साथ उनमें इम्प्रूवमेंट ना हो पाई, वो रूडिमेंट्री रह गई। तो हमारे चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इस फील्ड को भी डिजिटल विजन के साथ दुनिया के साथ लेटेस्ट करना चाहा, इम्प्रूव करना चाहा, और उन्होंने 2009 में पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की बुनियाद रखी। ठीक है। ये 1.5 साल के अरसे में मुकम्मल हुई थी, और 1.5 साल में जी। 2011 में ये अक्टूबर में फंक्शनल हुई थी, 2012 में कम्प्लीटली फंक्शनल हुई थी। इसमें 14 डिपार्टमेंट हैं, और आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि 14 डिपार्टमेंट तमाम के तमाम फोरेंसिक के अंडर वन रूफ, दुनिया में मैन पावर वाइज ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैब है फोरेंसिक की, और एशिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एशिया की नंबर 1 लैब है जिसमें ऑल 14 डिसिप्लिन 14 के 14 लैब जो हैं एक एजेंसी में अंडर वन रूफ काम कर रही हैं, आपस में इंटर कम्युनिकेटेड हैं। इस लैब में अब तक यानी 2012 में कम्प्लीटली फंक्शनल हुई थी, 2016 के 30 मार्च तक 2,10,000 केसेस आ चुके हैं। बड़ा नंबर है ये इतना नंबर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। ये ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बाहर से भी है। देखिए, ये बेसिकली तो इसकी सारी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने की थी। जी। ये पंजाब के लिए बनी थी, लेकिन क्योंकि बाकी सूबों में फोरेंसिक लैब्स इतनी डेवलप्ड नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये फैसला किया कि हम बाकी प्रोविंसेस के भी, फेडरल गवर्नमेंट के भी, फाटा, AK आज़ाद कश्मीर और गिलगित, इनके भी केसेस हम करें, उनको फैसिलिटेट करें। हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, बल्कि हम सिंध के भी काफ़ी केस करते हैं यहाँ पे, काफ़ी केसेस वहाँ से भी हमें आते हैं जो वहाँ पे नहीं होते। दूसरी बात ये है कि हमारे जो मोटो था इसका, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी का, वो सिर्फ यही नहीं था कि हमें यहाँ पे एक लैब बनानी है और उसमें बिल्कुल ज़ीरो एरर पे काम करना है, बल्कि हमने लोगों को ट्रेन करना है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट पंजाब में एटलीस्ट सबसे पहले PFSA ने दिया। हमने पुलिस के क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर ट्रेन किए, हमने और एजेंसीज के क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स ट्रेन किए। जो हमारे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स थे उनको हमने US से ट्रेन करवाया था। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास टोटल साइंटिस्ट कितने हैं इस लैब में? हमारे पास
201 साइंटिस्ट हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं इस लैब में। साइंटिस्ट तो बहुत है जी, क्योंकि 14 डिसिप्लिन्स हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता डिवीजनल लेवल पे हमारे सैटेलाइट सेंटर शुरू हो रहे हैं। अच्छा, 4 हो चुके हैं। इसके साथ मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि बड़े बड़े बम धमाके होते हैं, उसके बाद डीएनए के केसेस हैं, इनकी रिपोर्ट्स जो है वो कितने दिनों में आप प्रोवाइड कर देते हैं? देखें, ये जो ब्लास्ट के एक्सप्लोसिव के केसेस होते हैं उसको तो हम इससे टॉप प्रायोरिटी, हमारे जो साइंटिस्ट हैं सारी रात लगे रहते हैं, सर्जन करते हैं, विद इन फ्यू डेज 2-3 दिन में हम वो सारी रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। यानी 48 आवर्स में यस आप कर रहे हैं? हम कंप्लीट कर लेते हैं एक्सप्लोसिव्स की। जहाँ तक डीएनए की जहाँ तक है, उसमें एक्चुअली डीएनए सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता, एक होता है सीरोलॉजी, जहाँ पे ये बताना है कि इसमें स्पर्म हैं या नहीं है, ठीक है, रेप या सोडोमी हुई है या नहीं हुई। उसके बाद फिर उसका डीएनए का प्रोफाइल जनरेट करना, फिर सस्पेक्ट के साथ मैच करना। इट्स ए लेंथियस्ट प्रोसेस, क्योंकि सस्पेक्ट एक नहीं होता, पुलिस बहुत से सस्पेक्ट्स लेके आती है, तो इसमें 1 से 2 महीने लग जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी बात ये कि आप बालों से और नाखून से किस तरह तजिया कर लेते हैं कि इसको जहर दी गई है या इसकी उम्र क्या थी, उसको किस तरह आप कर लेते हैं? जहाँ तक तो जहर का ताल्लुक है, कुछ ऐसे जहर होते हैं जो बालों की जो जड़ें होती हैं जी वहाँ पे रह जाते हैं, जम जाते हैं। इसी तरह से नाखून के बेड पे सारे के सारे नहीं होते। बाकी के लिए हमें ब्लड, यूरिन और दूसरे अज्जा, स्टमक वॉश और दूसरे अज्जा चाहिए होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहर जो हमें बालों की जड़ से, जैसे आर्सेनिक है, वो हमें मिल जाता है। बाकी जो है हमारी इस लैब में, इस हाईली मॉडर्न लैब, इसमें हम बालों की जड़ से डीएनए प्रोफाइल भी जनरेट कर लेते हैं। अच्छा। तो वो उससे फिर उस बंदे का डीएनए हमें पता होता है, हमारे पास फीड हो जाता है। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये इंतहाई मॉडर्न लैब है, इसमें हम कोडेस यानी डेटाबेस डेवलप कर रहे हैं डीएनए का, जी फायर आर्म टूल्स का, और अब सीएम साहब ने हमें एलोकेशन की है, फंड्स दे दिए आपको? कितने फंड्स मिले आपको? एग्जैक्ट मुझे अमाउंट तो नहीं पता, लेकिन बाय द एंड ऑफ जून यहाँ पे इसका मज़ीद इसकी तरक्की होगी। इसमें फिंगरप्रिंट्स का जो है ना डेटाबेस भी काम करना शुरू कर देगा। डॉक्टर ज़फ़र साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत नवाजिश। हाँ जी, ज़रा आप बताइएगा कि आपके इन वैन्स का क्या फंक्शन है? देखिए, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, फोरेंसिक का वो डिपार्टमेंट है जो क्राइम सीन पे जाके जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करता है। वो शवाहिद जिन्हें यहाँ पे एनालाइज़ किया जाता है, उस एनालिसिस की मदद से हम उन शवाहिद का ताल्लुक विक्टिम के साथ और सस्पेक्ट के साथ साइंटिफिकली जो है वाज़े करते हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि क्राइम पे एक्चुअली क्या वाक़या जो है वो पेश आया होगा। तो मुख्तलिफ़ किस्म के चूँकि शवाहिद हैं जिनमें डीएनए के सैंपल्स हो सकते हैं, जिनमें बायोलॉजिकल में स्लाइवा और सीमन के सैंपल, जिस तरह से रेप केसेस में, और इसके अलावा जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ट्रेसेस हैं, पेंट है, बुलेट है, फायर आर्म, ये मुख्तलिफ़ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स, ख़ास किस्म के हमें चाहिए होते हैं, जो कि हमारी इस फोरेंसिक की वैन में मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ किट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स की अलग किट्स हैं, आर्सन के अलग किट्स हैं, इसके अलावा डीएनए सैंपल्स के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के किट्स हैं। बहुत कम हम प्रोसेसिंग सीन पे करते हैं, ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि जो हम एविडेंस कलेक्ट करें उसको लैब में ही ला के एनालाइज किया जाए, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो एविडेंस को लैब में लाना मुमकिन नहीं होता, तो जिस वजह से एक लिमिटेड लेवल तक हम अपने पास एनालिटिकल फैसिलिटीज़ भी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मैं बहुत मशकूर हूँ एडिशन डायरेक्टर जनरल डॉक्टर साहब का, और उसके बाद बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर ज़फ़र साहब का भी, जो डायरेक्टर फ्रांसिक हैं। हम जिस तरह आपने देखा कि हम यहाँ पर आए पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में, और यहाँ पर आके हमने मुख्तलिफ जो लोग हैं जो यहाँ पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनसे बात की, उनसे मालूमात हासिल की। इसी तरह एडिशन डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर फ्रांसिक से बात की और उन्हें बताया कि बेसिकली इस साइंस एजेंसी का क्या काम है। वाकई सबसे बड़ी बात यह, काबिल तहसीन बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की काविशों की वजह से इस लेबॉर्ट्री को इतना एक वेल इक्विप्ड कर दिया गया है, जो कि हमारे लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक फ़ख्र की बात है कि पूरी दुनिया में ये दूसरे नंबर पे हमारी लेबॉर्ट्री है और पूरे एशिया में नंबर 1 पे है। हमें इस पर जितना ज़्यादा फ़ख्र किया जाए उतना कम है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा।